वालेकुम 8:35 का वक्त हो गया है और आप और हम ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ पर देख रहे हैं। और गुलिस्तान न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश रहेगी न सिर्फ मरकज़ी मामलत वाली रियासत जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल आपके सामने रखें, बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है उस पर भी गुफ्तगू करें। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, मरहलावार तरीके से खबरें आपके सामने रखेंगे और 9:40 का वक्त होगा जब आप और हम कुछ मिनट के लिए बात करेंगे, यानी 15 से 20 मिनट का वक्त होगा जब फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन आवाज़ को सुने और उस आवाज़ पर अमल दरामद करते हुए मामलात का हल भी करें। तो ये रहेगा जी फॉर्मेट हमारा। लेकिन दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ गौहर कुचे भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले नाजरीन को ज़रा माजी की याद भी दिलाते हैं कि आज हिस्ट्री ऑफ डे में क्या कुछ है, अहम तरीन बातें बताइएगा जल्दी से। शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तारीख में आज के दिन के हवाले से। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, 13 अक्टूबर आज के दिन के क्या कुछ हुआ है। 13 अक्टूबर 1807 जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की तश्कील हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1943 इटली ने जर्मनी के साबिक इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग किया है। और आज ही के दिन 13 अक्टूबर 1988 अमेरिका ने निवाडा में एटमी तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी मर्तबा भारत के वजीर आजम बने हैं, वो आज ही का दिन था 13 अक्टूबर 1999। और आज ही के दिन साल 2002 यानी कि 13 अक्टूबर साल 2000 में जनूबी कोरियाई सदर किम जोंग को नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया है। और आज ही के दिन 1760 रूस और अश्राई फौज जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन से वापस आ गई। और 13 अक्टूबर आज ही के दिन 1716 हंगरी के शहंशाह कैरल शशम की फौज ने टिमोसूर पर कब्जा किया है। और आज ही के दिन 1948 यानी कि 13 अक्टूबर 1948 सूफियाना मौसीकी और कव्वाली के मशहूर गुलकार नुसरत फतेह अली खान की पैदाइश हुई थी। तो ये थी आज के तारीख के हवाले से बात। अब बात करेंगे, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ मजीद खबरों के साथ। चलिए जी, ये तो माजी की बात थी, ज़रा अब मुस्तकबिल की भी बात करें, क्योंकि मुस्तकबिल की ज़मानत सरकार हमेशा देती रही है। और जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से जब बात करें तो नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का एक बड़ा मामला माजी में भी रहा है और हाल दिनों में यानी आज के दिनों में क्या कुछ सूरत हाल है वो आपको इस खबर से पता लगेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह में लगातार हो रहा है इजाफा, और जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह में जब इजाफा हो रहा है तो सरकारी एदाद शुमार क्या कुछ कह रहे हैं, 21% से ज़्यादा शरह यहाँ पर है बेरोज़गारी की। और मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये रिपोर्ट जब हम आपके सामने रख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जम्मू कश्मीर का है 21.6% है, और मुल्क में सबसे बड़ी शरह जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारों की है। और मुल्की शरह पर अगर आप देखेंगे तो 6.9%, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते ये शरह 21.6% को टच कर चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 21.6% बेरोज़गारी की शरह इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पाई जा रही है। और CMI की ये रिपोर्ट भी बता रही है कि अगर इसको आप पिछले कई सालों के साथ मुकाबला करें तो सितंबर में यही शरह जो थी कुछ और थी, और अब ये शरह और आगे जो है वो बढ़ी है, 13% का उछाल इसमें हुआ है। और जब आप इसको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और त्रिपुरा के साथ देखते हैं जहां पर शरह ज़्यादा है बाकी रियासतों के मुकाबले में, तो वहां पर शरही बेरोज़गारों की जो शरह है वो सिर्फ 15% है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते ये शरह जो है वो 21.6% तक आ गई है। एक तरफ से ये CMI की रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के पास क्या कुछ है जी, जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर है उनका मानना है कि पिछले साल में कमोबेश 3 लाख
बेरोजगार जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, पीजी डिग्री और पीएचडी डिग्री दोनों जिनके पास है, उनकी तादाद 3 लाख लोग हैं। यानी 3 लाख पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग बेरोजगार हैं। उसके बाद अब आप नीचे जब जाएंगे तो कितने लाख लोग होंगे, वो आपको इस बात से अंदाजा लगेगा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने गुज़श्ता दिनों जब इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने भर्ती अमल को आगे बढ़ाना है, तो क्लास 4th पोस्ट के लिए 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म जमा कराए। 8,000 पोस्ट थे क्लास 4th के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, और 5.4 लाख लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई। तो ये शरही बेरोजगारी जो सीएमआई की रिपोर्ट है, जो डायरेक्टरेट हमारा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसकी है, और मिसाल है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जहां पर क्लास 4th असामियां 8,000 भरनी थी और 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पर फॉर्म भरे हैं। बड़ी वजह क्या है जी? प्रॉब्लम जो कश्मीर की है वो सबसे बड़ी है कि प्राइवेट सेक्टर हमारे पास है नहीं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब इंडस्ट्री हमारे पास बड़ी नहीं है, और इतने बड़े तिजारती इदारे नहीं है जहां पर हजारों लोग कारोबार कर सके। इसलिए सबकी नजरें सरकारी रोजगार पर है। और सरकार की दूसरी परेशानी जो है, लाखों लोग लगाए गए हैं डेली वेजर्स, पीएल और दीगर तरीके से जिनकी नौकरियां दी गई, आज तक न तो वो परमानेंट हो पा रहे हैं और ना ही उनका कोई फैसला हो रहा है, और बल्कि कुछ लोगों की रुखसती भी हो रही है। मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक का जो डाटा सामने आया है, उनका मानना है कि जब आप जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख को भी ले लेंगे तो अक्टूबर और दिसंबर 2020 के अंदर शरह जो थी वो 17.8% थी, और आज के दिन में ये 21.6% है। तो अब आप समझ सकते हैं जनाब सूरत हाल कहाँ की ओर जा रही है, और ये कब शरह सामने आई है, जब लगातार मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया की तरफ से दावे पेश किए जा रहे हैं कि रोजगार के वसाइल को पैदा किया गया है, रोजगार दिया गया है। साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और सीनियर तज्जिया निगार और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर भी है और जम्मू कश्मीर पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। तारिगामी साहब, ये जो रिपोर्ट आ रही है, कैसे इस रिपोर्ट का आप देखेंगे? क्योंकि माजी में भी मुझे याद है जब असेंबली का दौर हो रहा था तो आपकी कई तकरीरें आई थी इस मुद्दे पर कि देखिए बेरोजगारी की शरह जो है वो बढ़ रही है, लेकिन शायद 21.6% आपने भी कभी कोट नहीं किया होगा। गवर्नर साहब, सबसे पहले आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने सियासी मामलात को यकतरफा छोड़कर आज के प्रोग्राम में गमे रोजगार, जिंदगी के मामलात को, हमारे नौजवानों के मुतल्लिक मामलात को सामने लाने की कोशिश की। क्या कहें, आपने जो अभी आदाद शुमार हमारे आपके चैनल के व्यूअर्स के सामने रखे, वो खुद बता रहे हैं कि हकाइक को अब जुटलाया नहीं जा सकता, पर्दापोशी हो नहीं सकती। ये आदाद शुमार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हैं जिनकी एतबारियत पर शक नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता। हम बार बार ये कहते आए हैं, भाई वादे अपनी जगह, लंतरानियां अपनी जगह, नाराबाजी अपनी जगह। हमारे नौजवानों के लिए, हमारे अवाम के लिए रोजगार का मसला शहरत की हैसियत रखता है। ये जीने का सवाल है। और बाकी मुल्क में भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप अभी मुख्तलिफ इदारों के आदाद शुमार सामने रख लेंगे तो 2020 में लॉकडाउन कहिए, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद जो शरह थी अनएम्प्लॉयमेंट की जी, वो 24% रही है। और माहिरीन का ये मानना है कि पूरे मुल्क में 45 साल से आज के दौर में सबसे ज्यादा शरह है
बेरोजगारी की। और इसमें इस वजह से भी कि जो लोग काम कर रहे थे, मिलियंस जो सैलरीड जॉब्स में थे, जिनको तनख्वाहें मिलती थी, उन्हें जॉब छोड़ना पड़ा। और 25% ऐसे लोग हैं जिनका जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सन्नती इदारों में काम करने वाले, उनको भी बेरोजगार होना पड़ा, धकेला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे सेक्टर्स हैं जॉब्स को क्रिएट करने के, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के, वो ठप होके रह गए। नाराबाजी अपनी जगह, शोरगुल अपनी जगह। कंस्ट्रक्शन का हाल देख लीजिए, पूरे मुल्क में -50% पर पहुंच गया। तिजारत, होटल्स और अदर सर्विसेज -47%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -30%, माइनिंग -23%। यह हमारी इकोनॉमी का हाल है मजमूई तौर पर। और जहां तक हमारी इस बदनसीब खित्ते का ताल्लुक है, कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू का ताल्लुक है, लद्दाख का ताल्लुक है, क्या कुछ कहा गया? अब नई सुबह होगी, नया कश्मीर बनाएंगे और उस नया कश्मीर में हर तरफ हरियाली होगी। आज जो आपने यदि आदाद शुमार पेश किए, कितने ही पीएचडी हायर एजुकेशन, जिनके पास एमफिल की डिग्रियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, लाखों की तादाद में आपने कहा जो रजिस्टर्ड है जी। और यदि आपने ये भी कहा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में चंद हजार असामियों के लिए क्लास 4, कितने लाख हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी जिन्होंने क्लास 4 के लिए, और फिर डंडोरा ये इन्होंने पीटा था कि हम जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के लिए, न सिर्फ जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, बल्कि जो हदें मुकर्रर थी पहले, जो कुछ रुकावटें इनके कहने के मुताबिक थी, अब दरवाजा खुल जाएंगे। आज कन्याकुमारी से, बंगाल से, आंध्रा से और जगहों से भी नौजवान आएंगे और रोजगार मिलेगा उनको जम्मू कश्मीर के खित्ते में। किया क्या इस सरकार ने आज तक 2 साल में? हाँ, मिनिस्टर साहिबान आ रहे हैं और पार्लियामेंट मेंबर साहिबान, स्टैंडिंग कमेटीज आ रही हैं, लेकिन वो भी सया के तौर पर आ जाते तो शायद खर्च करते कुछ होटलों में, शायद किसी ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को कुछ रोजगार मिल जाता। लेकिन वो बोझ भी हमारे इंतजामिया, हमारे अखराजात के जो वसीले हैं उन पर ही पड़ता है। उनको भी सया के कैटेगरी में रखना मुनासिब नहीं होगा। जाए कहां, ये एक सवाल है हमारा। और आज हमारी एक और बदकिस्मती है, बहुत तमाशे दिखाए गए। मैं नहीं कहूंगा आज सियासत के बारे में बात, लेकिन ये जरूर कहूंगा जो इंतजामिया, जो सरकार जॉब न दे सके, जो सरकार और जो इंतजामिया अब महंगाई से छुटकारा ना दे, अरे साहब उस इंतजामिया का क्या कहना। अब ये बात तो सही है जिस तरीके की अक्कासी आपने की है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अब वे आउट क्या है हमारे पास, सरकार के पास? मैं यही बता रहा हूं कि अभी आपने मेरे भाई आपने कहा वे आउट क्या था। यहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर्स 800 के करीब पिछले 15 साल से काम कर रही थी। वो बच्चियां, हमारी बहनें, उनको निकाल दिया गया, कहा तरीका नहीं अपनाया गया और बैकडोर से। मैं इस इंतजामिया से कहना चाहता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक नजर डालिए, जितने भी एडवाइजर्स हैं या कई ऑफिसर्स रिटायर्ड, वो क्या बैकडोर से आए नहीं? और एक हेल्पर को आप निकाल रहे हैं इस दावे पर कि वो बैकडोर से आई है। वो आज तक तनख्वाहें लेते रहे। यहाँ एक कुछ थोड़े से वसीले कायम किए गए थे, रहबरी फॉरेस्ट, जंगलात, उनको आपने निकाल दिया। अरे साहब, जिन्होंने अपनी जमीन दे दी कैजुअल लेबर
बनने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट में क्या उनको लगाया? क्या आपने भी कहा कि परमानेंट करने के बारे में वो बात कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं मेरे भाई, आदाद शुमार जमा कर लीजिए कि हमें वेजेस दे दीजिए, हमें तनख्वाह नहीं, हमें ऑनरेरियम दे दीजिए। वो ऑनरेरियम तक उन्हें नहीं मिलता। और आज ये जो दावे हैं सरकार के, अभी आपने कहा इन्वेस्टमेंट के, हमारा होटल इंडस्ट्री है कहाँ ठप होके रह गई है। और बल्कि जम्मू के दुकानदारों ने हड़ताल की क्योंकि रिलायंस वाले आ रहे हैं। अभी लद्दाख के लोगों ने हड़ताल की, वो कह रहे हैं बाहर से नहीं, हमें यहाँ के बच्चों को जॉब की गारंटी चाहिए। अरे साहब, यही तो पहले से हम आवाज उठाते रहे थे, लेकिन फिर भी एक फोरम था, फिर भी कुछ अमन चैन था, टूरिस्ट आते थे, फिर भी कुछ हैंडीक्राफ्ट्स में काम करने वाले लोग अपना अपना रोजी रोटी कमाते थे। आज कहाँ है वो सूरत हाल? इन सेक्टर्स पर भी आप नजर डालिए, जाए तो जाए कहाँ? ये एक बड़ा सवाल है। ये इन्वेस्टमेंट का सवाल, ये डेवलपमेंट का सवाल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल। मेरा यकीन है ये जो आज इंतजामिया दिल्ली से लेकर चल रही है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और इसीलिए शायद हमें कोई फोरम भी नहीं है जहां गुफ्तगू करे जम्मू के लोग, उनके नुमाइंदे, कश्मीर के, लद्दाख के, जिस पर बहस हो था कि ऐसे मसाइल का कोई हल ढूंढे। बहुत साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब शरह 21.6% तक आ गई है, सरकारी आदाद शुमार मैंने आपके सामने रख दिए। मामला अलार्मिंग मैं इसको इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि खुद सरकार की इस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है जी। और फिर उसको कंपेयर किया गया हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ, राजस्थान के साथ, त्रिपुरा के साथ, जहां पर सबसे हाईएस्ट मानी जा रही है 15%। अब दिल्ली की सूरत हाल आप देखिए, कोविड के बावजूद भी, लॉकडाउन के बावजूद भी सन्नत काम कर रही है। और जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो हमारी सन्नत का अल्लाह ही हाफिज है, न तो वो चल पा रही है और ना ही वो बंद हो पा रही है। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक तरफ से रोजगार की हो रही थी कि है नहीं जी, और शरह जो है वो 21.6% को टच कर रही है। वहीं पर सरकार का बयान सामने आया है और मरकजी वजीर ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है और कहा कि सन्नती इनकलाब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा और उस सन्नती इनकलाब के बीच 4.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ, वज़ीर ममलिकत बराए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स अनुप्रिया सिंह पटेल जो 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर में थी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में थी, उसका दौरा ख़त्म हुआ और उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जो नई सनती पॉलिसी है उसकी वजह से 4.5 लाख के करीब जो तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सनती पॉलिसी से जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर वज़रा आए थे उनकी जानिब से हर लोगों को यकीन दहानी दी गई है कि मरकज़ी सरकार की एक कोशिश है जो सनती पॉलिसी है या दीगर जो इंतजामात या इकदाम उठाए गए हैं मरकज़ी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी के हवाले से ये भी कहा गया है कि जो नई सनती पॉलिसी है इसकी वजह से लाखों नौजवानों, लाखों जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें रोज़गार का मौका फराहम होगा और साथ ही साथ जो सनत के साथ जुड़े लोग हैं उन्हें भी इस नई सनती पॉलिसी से फ़ायदा मिलेगा। सन्नती पॉलिसी का खाका खींचा मरकजी वजीर ममलिकत इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि ज़िला सतह पर एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे जिन्हें DEH का नाम दिया गया है। और ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तौर पर एक पॉलिसी लाई गई है जी, और उस पॉलिसी का इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और जम्मू कश्मीर के दायरे में भी वो पॉलिसी आएगी। और उससे क्या होगा कि आपके ज़िले के अंदर जो पैदावार है उसे एक मार्केट मिलेगा। ये मरकजी वजीर की तरफ से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो ये फैसला करे कि कौन सी सर्विस और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और जिसे एक्सपोर्ट के लिए भेजा जा सकता है।
और अगर इस पॉलिसी को भी देखा जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब कमेटियाँ बनेंगी जी, वो देखेंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको भेजा जा सकता है बाहर। एक अच्छी पहल है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देख लीजिए कि 4.5 लाख लोगों का रोजगार वादा पिछले 2.5 साल से है। इन्वेस्टमेंट की बातें पिछले काफ़ी वक्त से हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोरोना ने सारा निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर हर एक चीज़ आ रही है तो इस वादे को भी पूरा करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कल मरकजी वजीर ने कहा कि इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बना दिया गया है और इस सिलसिले में 6000 एकड़ ज़मीन जो है वो पहले ही एक्योर की गई है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी, जिस दौरान उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात की और साथ साथ ये भी कहा कि बहुत जल्द अब जिलों के अंदर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। ये तो थी बात जनाब रोजगार और सरकार की तरफ से बात की। बढ़ते हैं आगे, बात जरा करते हैं सरहद की, क्योंकि सरहदी अजला के अंदर पिछले 3 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और पुंछ के अंदर आज तीसरा दिन है जब ऑपरेशन कंटिन्यू है और लगातार ऑपरेशन के बीच सूरत हाल अगरचे पुरसकून नजर आ रही है, पुरअमन नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान किसी तरीके से कोई फ्रेश कॉन्टैक्ट पुंछ के जंगलात के अंदर नहीं हुआ है। ताहम मकामी पुलिस, आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का मानना है कि इस पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जगह जगह पर तलाशियां भी हो रही हैं और इस फॉरेस्ट कवर के अंदर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। आपको याद होगा कि इसी एनकाउंटर के दौरान, इसी तलाशी कार्रवाई के दौरान 5 जवानों के मारे जाने की भी खबर आई, जिसके बाद पीर की गली और डीके और ये जो डेरा की गली है और दीगर इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तस्वीरें रात की हैं जी, कल जब ये ऑपरेशन इन जंगलात के अंदर चलाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किन मुश्किल तरीन हालात में ये ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रहा होगा। सरहदी जिला पुंछ के हवाले से आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन शुरू हुआ है, जारी है वो लगातार आज तीसरे रोज भी, लेकिन अभी तक जो जराये से खबर मिल पा रही है कि फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट गोलियों का तबादला फ्रेश जो है वो नहीं हुआ, लेकिन पूरे इलाके के अंदर जो है इस वक्त ऑपरेशन जारी है जी। ये जो इलाका पड़ रहा है डेरा की गली, ये राजौरी और पुंछ अजला के दरमियान जो एक इलाका है, जंगल इलाका, वहां पर तलाशी कार्रवाई फोर्सेस की जानिब से, फौज की जानिब से लगातार जारी है। पुंछ और राजौरी के जंगलात में तीसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जो है वो जारी है। राजौरी के कई इलाकों के अंदर सिक्योरिटी के मजीद दस्ते भी तैनात कर दिए। शॉर्ट्स भी जरा दिखाइएगा जो सिक्योरिटी और सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सीधे चलेंगे, जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद जरा अपडेट कीजिएगा, आज तीसरा दिन शुरू हो गया है और कल हमने देखा कि आप ग्राउंड जीरो पर थे कि किस तरीके से वहां पर एस्टैब्लिशमेंट थी, पुलिस थी, वो तलाशी कार्रवाइयां चला रही थी और ऑपरेशन जो जंगल के अंदर था वो भी चल रहा था। और डीआईजी का जो स्टेटमेंट कल सामने आया था, उनका मानना था कि देखिए ये लंबा खींच सकता है, कितने लोग हैं इस बारे में कोई इत्तला नहीं दे सकते हैं, लेकिन वी आर ऑन इट। और एक बात जो उन्होंने कल अपनी उस बातचीत के दौरान कही कि लोकल स्पोर्ट नहीं है, यही वजह कि ज्यादा देर तक ये यहाँ पर नहीं टिक सकते हैं। आज जब तीसरा दिन है, अभी की क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास? गौर बिल्कुल, आज तीसरे रोज भी देर रात तक थी रोशनी रोंदी उस इलाके में दिखाई दी है, क्योंकि काफी इलाका बहुत बड़ा इलाका और पूरे इलाके को मासरे में लिए और बड़ा इलाका है जिसको मासरे में लिया, जिसको देखते हुए पूरी रात इस इलाके से एक खबर सामने आई कि रोशनी रोंदी इस इलाके में चलाई गई, मगर दोबारा फायरिंग मिलिटेंटों के साथ दोबारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद परसों के बाद ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, मगर पूरे इलाके में अभी तक कार्डन सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। हम देख रहे थे चाहे पुलिस अफसरान हो या आर्मी के अफसरान हो मौके पर पहुंचे हुए थे और आज भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल सकता है दोबारा, क्योंकि कल हमने देखा कि पैरा को भी बुलाया गया था वहाँ इस साइड पर, वो पैरा की टीम भी पहुंची थी और आज इसमें कुछ पेशरफ्त हो सकती है लिए, क्योंकि कल जिस इलाके में शेलिंग की गई थी, क्योंकि शेलिंग इसलिए कह रहे हैं कि बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उससे आगे के लिए जंगल के अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा था, उसको देखते हुए आज ये कहा जा सकता है कि आज फौज जंगल के अंदर दाखिल हो सकती है। जी जमशीद, ये भी खबर आ रही है कि ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सर्विस जो वहां पर है हेलीकॉप्टर, उसको भी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। और
हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल और ड्रोन की जहां तक हम बात करें तो बहुत ज्यादा घना जंगल और बहुत लंबा एरिया है। इस इलाके में ड्रोन या हेलीकॉप्टर की वो सहूलियत से फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा घना जंगल है और एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मगर आज जिस तरह हमने देखा, मैं बता रहा हूँ कि उसका भी चाहे ड्रोन से भी मदद ली जा रही है, उसके बाद जिनके कुत्ते होते हैं वो भी साथ रखे गए। मगर जिस तरह आज मैं बता रहा हूँ कि कल से जिस तरह शेलिंग की गई थी और पूरा इलाका हिला था, उसके बाद वो रास्ता तैयार किया गया तकरीबन, जिसके लिए आज अंदर दाखिल हो सकती है फौज उस जंगल के अंदर। जी, यानी कल जो हम देख रहे थे कि रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया, हैवी शेल्स का इस्तेमाल किया, वो इसलिए किया गया कि एक एरिया को पहले सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद और जंगल की ओर अंदर जाया जाए और फिर और सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। मींस अभी ये, जैसे कल डीआईजी साहब भी करेंगे जनाब अभी ये और चलेगा जी, उस तरीके का है। और इस तरीके से फिलहाल दोनों पुंछ और रजौरी के अंदर सूरत हाल जो है वो हाई अलर्ट पर रखी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी हम जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। लेकिन खबर एक और भी है, और खबर पुलिस की तरफ से जो जारी कर दी गई है वो ये है कि टीआरएफ मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और पुलिस बयान के मुताबिक 5 टीआरएफ के मिलिटेंटों को फिलहाल मार दिया गया है और उन 5 टीआरएफ मिलिटेंटों को मारा गया है जो बराह रास्त सिविलियन किलिंग के अंदर भी मुलविस थे। जहां जनूबी कश्मीर के अंदर जहां पर लगातार 5 एनकाउंटर हुए हैं, 4 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 7 मिलिटेंटों की हलाकत हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने कत्ल मामले के जो मामला हुए हैं, जिनमें से अफराद को जो शहरी हलाकत हुई, इस सिलसिले में उनका मानना है कि 2 जो मुलविस हैं इन किलिंग्स में, उस सिलसिले में 2 अफराद को फिलहाल 2 मिलिटेंटों को भी मार गिरा गया है, जिनमें से एक का ताल्लुक गांदरबल से बताया जाता है, जो कल जो है जनूबी कश्मीर के शोपियां में जिसकी हलाकत हुई, और साथ ही साथ जो बांडीपुरा में एक जो सोमू ड्राइवर है उसकी हलाकत में एक मिलिटेंट जो इम्तियाज अहमद नामी एक मिलिटेंट जो गुज़श्ता रोज़ भी बांडीपुरा के एक एनकाउंटर में मारा गया, जो पुलिस का कहना है कि फिलहाल 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं जो मुलविस थे इन शहरी हलाकतों को लेकर। तो बाकी जो मिलिटेंट पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि जनाब क्रैकडाउन कंटिन्यू रहेगा। 5 टीआरएफ के मिलिटेंट मारे गए, 5 में से 2 मिलिटेंट ऐसे थे जो सिविलियन किलिंग्स में मुलविस थे, 2 मारे गए हैं। बाकियों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है और कुछ और लीड्स जो है वो उन्हें मिली हैं। अब लीड्स मिली हैं तो उसका असर क्या कुछ श्रीनगर के अंदर, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर श्रीनगर के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद